हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खुश, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त तो होंगे ही। करेक्ट। मैंने आपको खुश रहने की बात बता दी थी ना? हाँ, बता दी थी। तो खुश रहना बिल्कुल जरूरी है। तो पिछले हिस्से में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। बताया था ना कि केमिकल जो इक्वेशन आप लिखते हो, जो कि केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है, उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें बोलता है जितना तेरा उतना मेरा, लेफ्ट में जितना राइट में भी उतना, जितना रिएक्टेंट के पास उतना ही प्रोडक्ट के पार्ट होना जरूरी है। ये चीज बता दी थी ना? तो अब हमें बैलेंसिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखना है। और मैंने आपको छोटा सा जो रेस्ट दिया था वो इसी वजह से दिया था कि कहीं आपका माथा यानी कि आपका जो ब्रेन है वो थक ना जाए। इसलिए अब आप रेस्ट ले चुके होंगे तो फटाफट से आप बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। ध्यान से समझिएगा। इसलिए ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बट बिफोर दैट, अब तक यदि किसी ने पिछला हिस्सा नहीं देखा तो जाके एक बार देख लो, तसल्ली कर लो। और भाई साहब, जिन्होंने भी अभी तक ये चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो और साथ ही साथ शेयर कर ले। भाई उनको भी तो पढ़ने मिले यार, जो बाकी पढ़ना चाह रहे हैं ना। आप तो बढ़िया, मतलब एक बढ़िया मजा ले रहे हो पढ़ने का, उनको भी पढ़ाओ यार जिनको पढ़ना है ना? क्यों? क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और वो जो बेल आइकन है उसका बटन भी फटाफट से दबा दो, सो दैट हमारे ग्रुप पर जो भी अपडेट्स हमें मिलती हैं वो रेगुलर बेसिस पर और जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना होता है ना, और भी सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए बेल आइकन को वहां प्रेस कर दो। चलिए, तो अब आते हैं हमारे मुद्दे पर कि भैया आज के इस पर्टिकुलर सेशन और वीडियो में आप क्या बात करने वाले हो। तो पहले तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की बात हमने पिछले हिस्से में शुरू की थी उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप करना होता है। दूसरी चीज, इसको कंप्लीट करने के बाद आपका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको एंड में दूंगा, बेटा एक क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। इस क्वेश्चन को ना आप खुद से ट्राई करेंगे और जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, है ना, इनको कंप्लीट करने के बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे तो वहां मैं आपको वो क्वेश्चन पूछूंगा। आप वेरीफाई कर लेना कि सर ने जो, या भैया जी ने जो सिखाया था उससे मैं कितना सीखा हूं या कितनी सीखी हूं। उससे फिर हम वेरिफिकेशन कर लेंगे कि भैया आपने जो किया वो सही है या नहीं। वो आपका एक छोटा सा होमवर्क की तरह रहने वाला है। अब होमवर्क का मतलब होम वाला वर्क नहीं है ना, वो वर्क जो भैया जरूरी है। ऐसा नहीं कि होम वाला वर्क है तो घर ही जाके कुछ देखेंगे। क्लियर? बटा बता दिया फटाफट फटाफट फटाफट। व्हाट इज स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? तो बच्चा ना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कहता है कि आप ना अपनी इक्वेशन को सबसे पहले तो लिख लो। अब जब आप अपनी इक्वेशन को लिखोगे, है ना, तो ये केमिकल आपने जो इक्वेशन लिखी, भूल तो नहीं गए ना? चेंज सर, चेंज के बाद फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज हुआ उसको मैंने एक प्रॉपर नाम दे दिया, केमिकल रिएक्शन। फिर केमिकल रिएक्शन को लिखने की बारी आई तो मैंने बोल दिया केमिकल इक्वेशन। और क्योंकि केमिकल इक्वेशन जब मैं लिखता हूं तो कई दफा वो बैलेंस नहीं रहती, उसको मैंने बोल दिया स्केलेटल इक्वेशन। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए मैं करूंगा, अरे यार आता ही नहीं है टाइम पे, बताइए। जब मैं बैलेंस करने के लिए आगे इंटू करूंगा, याद करो मैंने बताया था, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, क्या होगा जब आपके सामने किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कहा जाएगा ना, तो ये जरूरी नहीं है कि वो इस तरीके से लिख कर दे। आयरन वाटर का ये जो रिएक्शन आपके सामने अभी लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है वो लिख कर दें। हो सकता है वो वर्डिंग्स में लिख कर दें। वर्डिंग्स का मतलब हो सकता है वो लिख दें कि आयरन मेटल कंबाइंड या रिएक्ट विथ, आयरन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, अरे भैया, टू फॉर्म आयरन का ऑक्साइड। बेटा इसको आयरन ऑक्साइड के तौर पर बोलते हैं हम। और साथ में बन रही कौन सी चीज? हाइड्रोजन, है ना। अब यूजुअली हाइड्रोजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है। पॉइंट क्या है कि ये जो मैंने लिखा है ये सिंबॉलिक लिखा है। मैंने बताया था ना, केमिकल इक्वेशन की सबसे खास बात क्या होती है कि आपको बड़ी बड़ी भाषा नहीं लिखनी भाई, इसको सिंबॉलिकली लिख लो, समझ में आना चाहिए। तो अब आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा बैलेंसिंग के लिए तो हो सकता है डायरेक्ट सिंबल की फॉर्म में दिया जाए, या हो सकता है पहले वो आपको लैंग्वेज दे दे। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्लियर? बिल्कुल भी इस बात से घबराने की जरूरत नहीं कि सर मुझे नहीं पता या मुझे नहीं आता।
देखो नहीं आता तो वो सीख जाओगे, और नहीं पता का सिंपल सा लॉजिक है बच्चा। एक चीज याद रखना, दुनिया में ना जब भी कोई व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है तो उसको नहीं पता होता है, लेकिन करते करते निरंतर अभ्यास से वो इतना परिपक्व हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि वो सारी चीजें सीख जाता है। जैसे कि आपसे मैं बोलूं कि आप जब शुरू करते थे बचपन में तो आपको एबीसीडी नहीं आती थी, पर आज आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो गई होगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके वोकैब भी बढ़ गई होगी, शब्दों का नॉलेज भी बढ़ गया होगा। ऐसा तो नहीं था ना कि आपको बचपन से माता के पेट से जब निकले थे तभी सीख के आए थे, नहीं, करते करते आ जाता। तो यहां भी कुछ ऐसी सिचुएशन होने वाली, तो डरना नहीं है, मुद्दा ये है। फिलहाल मैंने क्या बोला, मैंने एक काम बोला, मैंने बोला एक काम करो, पहले तो आप इक्वेशन को लिख दो। मैंने कहा लिख देते हैं। ये है भैया अपना आयरन मेटल की फॉर्म में, ये है H2O वाटर लिक्विड। इन्होंने कॉम्बिनेशन में क्या बना लिया, आयरन का ऑक्साइड बना लिया Fe3O4, और यहां बना दिया H2। सबसे पहला काम ये करना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं हम, बेटा ना इनको इनक्लोज करना जरूरी है, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इनका ब्रैकेट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जैसे मैथ्स में आप ब्रैकेट के बाद इंटू इंटू करते हो, वैसे ही यहां मैथ्स जस्ट लाइक मैथ्स, याद रखना ये आपके लिए क्या कहलाने वाली है, रिएक्टेंट, और ये क्या कहलाने वाली है, प्रोडक्ट। इतना तो खैर जान चुके हो, लेफ्ट वाले रिएक्टेंट होते हैं, राइट वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो जब आप इनको लिखते हो तो ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब मैं इसके आगे यहां किसी भी चीज का इंटू करूंगा, मान लीजिए मैंने यहां किया है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं ए, यहां लिख देता हूं बी, यहां लिख देता हूं सी, यहां लिख देता हूं डी। जब मैं इन ABCD यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को जब लिखूंगा तो उसका असर पूरे पर आता है। पूरे का मतलब H पर भी आएगा, O पर भी आएगा, F पर भी आएगा, Fe पर यानी कि आयरन पर भी आएगा और ऑक्सीजन पर भी आएगा। इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन को लिखेंगे, और सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड नहीं बोलूंगा, फर्स्ट स्टेप का ही हिस्सा है कि आप उसको एनक्लोज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी कि इसके दूसरे स्टेप पर। तो दूसरा स्टेप क्या कहता है बेटा, अभी ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी। यदि मैं आपसे पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन आपके सामने कौन सी है, लैंग्वेज इक्वेशन, वर्ड वाली इक्वेशन है, नहीं। बैलेंस्ड इक्वेशन है, नहीं। सर ये तो स्केलेटल इक्वेशन है क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया ना आपका इधर, यस। चलो फटाफट से आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है भाई साहब कि अब एक काम करो, स्टेप नंबर 2 पर चलो। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि जो तुमने इक्वेशन अभी लिखी है और जिस इक्वेशन में तुमने ब्रैकेट लगाया है ना, अब इसमें तुम देखो कि तुम्हारे पास लेफ्ट में यानी कि रिएक्टेंट्स में कितने लोग हैं और प्रोडक्ट में कितने लोग हैं। कहने का मतलब क्या है बच्चा, एक नॉर्मल से आपको टेबल बनानी है और उस टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास है, जैसे कि यहां मेरे पास क्या है, आयरन, मैंने वो लिख दिया, हाइड्रोजन है मैंने वो लिख दिया, ऑक्सीजन है मैंने वो लिख दिया। आपको सबसे पहला काम करना है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में, ये इक्वेशन लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लिखने के बाद हमें गिनना पड़ेगा कि लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, यानी कि रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, और राइट में यानी कि प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं। तो मैंने टेबल बना ली। टेबल में सबसे पहले मैंने लिख दिया कि इस पूरी इक्वेशन में मुझे आयरन दिख रहा है, मैंने आयरन लिख दिया, हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन। अब क्या करो, आप ना एक सिंपल सा काम करो, लेफ्ट में देखो आयरन की संख्या कितनी दिख रही है। बेटा संख्या कहां से पता करते हैं, ये जो, अरे अच्छा ब्लैक ले लिया मैंने, रुक जाओ चेंज कर लें। जब आप इसको देखते हो ना आयरन को, फॉर एग्जांपल ये लिखा है, तो यहां जो नीचे जो नंबर लिखा होता है, यहां इतने इस हिस्से में जो नंबर लिखा होता है, ये उसके नंबर को दिखाता है, एटम्स के नंबर को दिखाता है। क्लियर। जैसे कि यहां लेफ्ट में अभी आयरन के पास कितना नंबर लिखा है, कुछ नहीं लिखा ना, और कुछ नहीं का मतलब सर 1 लिखा है। लेफ्ट में मतलब रिएक्टेंट्स की बात हो रही, प्रोडक्ट्स की बात अभी नहीं करनी, लेफ्ट हैंड साइड। जबकि मैंने राइट में देखा आयरन कितने दिख रहे हैं मुझे, 3 दिख रहे हैं, तो मैंने कहा राइट में लिख लो बच्चा 3। हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना दिख रहा है सर, 2 दिख रहा है, वो लिख दो। वहीं हाइड्रोजन राइट में कितना दिख रहा है सर, यहां तो 2 ही दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो सर बैलेंस हो गया, लेफ्ट में भी राइट में भी। पर अभी पूरी टेबल बना लो। ऑक्सीजन लेफ्ट में कितना दिख रहा है सर, ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 दिख रहा है, जबकि राइट में कितना दिख रहा है सर, 4। लो अब मुझे बताओ, क्या लेफ्ट में जितनी चीजें हैं क्या राइट में भी उतनी ही चीजें हैं, कहीं से कहीं नहीं है। एक हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो आयरन सर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है, यानी कि चीजें बैलेंस नहीं, अनबैलेंस्ड है। इसी वजह से हमने इसको बोला था स्केलेटन इक्वेशन। अब बारी आती है बैलेंस करने की। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना है, तो सिंपल सा एक लॉजिक है बेटा। हमारी जो बुक कहती है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, और वो भी बता देता हूं जो आसान भी पड़ता है कई बारी। बुक कहती है कि आप ना उस एलिमेंट पर फोकस करो जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर है। जैसे कि इस पूरी इक्वेशन में मुझे लेफ्ट भी देखना, मैंने लेफ्ट देखा, मैंने राइट देखा, मुझे सबसे बड़ा नंबर किसके पास दिख रहा है,
ऑक्सीजन के पास 4 नंबर। यानी कि मुझे किसको पकड़ना है, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ये बुक का कहना है। लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है और कई दूसरी बुक्स हमें ये भी बताती हैं कि मान लीजिए आपको दिक्कत हो, समझ में ना आए तो आप क्या करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस होती ना, इनको सबसे लास्ट में हैंडल करें। कहने का मतलब क्या है, बाकी लोगों को पहले बैलेंस कर ले और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेस होती हैं, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट होते हैं, इनको लास्ट में आप या एंड में बैलेंस कर लें, सारी चीजें अपने आप सही हो जाती। बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ वही बताने का प्रयास करने वाला हूं जो बुक हमें समझाती है। बुक का कहना है कि आप ना उस पर फोकस करें या चीजों की शुरुआत उस एलिमेंट से करें, बैलेंसिंग वहां से शुरू करें जहां सबसे ज्यादा नंबर है। अब इस पूरे इक्वेशन में सबसे ज्यादा नंबर किसके पास है, 4 के पास। मैंने कहा हाँ, और ये 4 नंबर किसका था सर, ऑक्सीजन का। तो मुझे पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है ये लेफ्ट में कितना है बच्चा, अरे भाई ये तुम कहां से आ गए, वापस जाओ। हाँ, ये जो ऑक्सीजन है बच्चा, ध्यान रखना, अभी मैं सिर्फ फोकस करने वाला हूं अब ऑक्सीजन पर, है ना, ताकि आप डाउट में ना कंफ्यूज ना हो, इसलिए पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। मैंने बोला ऑक्सीजन भाई साहब, लेफ्ट में आप कितने हो, लेफ्ट में सर आप 1 है, राइट में लेकिन कितने हैं सर, 4 है ना, जो चीज मैंने नीचे भी लिख दी। इनिशियली ऑक्सीजन जो था रिएक्टेंट्स में, यानी कि लेफ्ट में कितना था, रिएक्टेंट का मतलब लेफ्ट बेटा 1 था। H2O के अंदर ऑक्सीजन कितना था, पूरा हमेशा ना एक साथ देखते हैं, 1 था। जबकि राइट में कितना था, प्रोडक्ट में कितना था ऑक्सीजन सर, 4 था, है ना, Fe3O4 के साथ बैठा है। अब सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी गणित है। देखो जोड़ना नहीं होता है, याद रखिए ये ब्रैकेट हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम इनटू करते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि आप इनटू करते हो, क्योंकि नहीं तो एक होगा ज्ञानी बाबा जो बोलेगा अरे मां साहब यहाँ 1 बैठा है, यहाँ 4 बैठा है, 3 जोड़ दो। ऐसा नहीं करते, इनटू करते हैं। अब एक तरफ तुम्हारी नंबर लिखा हुआ है 1, एक तरफ नंबर लिखा हुआ है 4। अब तुम 4 को 1 तो बना नहीं सकते, डिवाइड नहीं करना है, याद रखना हम इनटू करने वाले हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, एक काम करो, यदि दोनों को हमें सेम बनाना है तो 4 का इनटू आप कर दो लेफ्ट में। सिंपल ना, डिवाइड नहीं करते, प्लस माइनस नहीं करते, ब्रैकेट लगाने का मतलब है आपको सिर्फ इनटू करना है, इसलिए हम इनटू का सहारा लेंगे। तो क्योंकि राइट में नंबर 4 लिखा है, लेफ्ट में भी मुझे नंबर 4 बनाना है, तो मैंने पहले से 1 था उसमें इनटू कर दिया 4 का, और जैसे ही मैं 4 का इनटू करूंगा तो बेटा यहां आपको लिखना भी पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ये जो 4 का इनटू आपने यहां किया है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा। और लिखते कहां हैं हम, मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूं, यहीं लिखते हैं हम यहां। इसके लिए मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस का इशू है, बट ठीक है, समझ जाएंगे आप। हमारे लिए अभी मोए मोए मोमेंट तो है नहीं, ठीक है, कि भैया मोए मोए हो गया। किससे लिखा जाए, चलो मैं लिख देता हूँ, इससे लिखता हूँ, ठीक है। ये है बच्चा, मैंने 4 का इनटू यहाँ किया है ना, क्यों किया है, ताकि वो ऑक्सीजन को कितना नंबर मिल जाए, ऑक्सीजन 1 से सीधा हो जाए बेटा 4, और यहाँ तो पहले से ऑक्सीजन कितना था 4। क्या मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाँ जी सर, आपने ऑक्सीजन को कर दिया तसल्ली से बराबर। लेकिन सर एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, इतना तो समझ गए ना। दिक्कत ये हो गई, जब मैंने इस ऑक्सीजन को बराबर किया, अब क्योंकि सर आपने बोला था ब्रैकेट लगाओ, तो ब्रैकेट लगाने के चक्कर में एक दिक्कत ये हो गई कि ऑक्सीजन के पास तो 4 लोग आ गए, 4 एटम आ गए, नंबर 4 पहुंच गया। लेकिन सर हाइड्रोजन के पास देखो पहले से कितना था, 2, और 4 गुणा 2 कितना होता है, 8, है ना। इसका मतलब बच्चा, अब बहुत ही ध्यान से समझो, पहले इतनी बात क्लियर, ठीक है, इतनी बात आप नोट कर लें कि हमने क्या किया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा मैं, जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे अगला स्टेप बोला कि जो तुमने किया है इसको अच्छे से देख लो, एग्जामाइन कर लो। मैंने बोला मैंने क्या किया कि भैया आपने तो सिंपल क्या किया, ऑक्सीजन के चक्कर में लेफ्ट में 4 का इनटू कर दिया, और राइट में तो ऑक्सीजन 4 थे। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, तो ये मैंने जो किया है वो लिख दिया। पेन 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 पेन, हटो हटो हटो, तुम हटो, अरे हटो भाई, अरे हट जाओ, अरे हटता ही नहीं है ये, अरे सिलेक्ट, हाँ हट गया। तो अब तुम आ गए, लो हट जाओ। चलो अपन ने क्या किया, जो प्रोसीजर फॉलो किया था उसको हमने यहां लिख दिया कि सर आपने 4 का इनटू किया था। मैंने कहा हाँ 4 का इनटू किया था, वो अपन ने लिख दिया। अब ध्यान से देखो और दोबारा से टेबल बनाओ। दोबारा से टेबल क्यों बनाना जरूरी है, ताकि हमें पता चल जाए कि कितनी चीजें बैलेंस हो चुकी है और किस चीज को बैलेंस करना बाकी है। मैंने वही किया। दोबारा से मैंने देखा लेफ्ट में आयरन कितना है सर, अभी भी लेफ्ट में आयरन सर 1 ही है। राइट में आयरन सर कितना है सर, 3 है ना, ठीक है। लेफ्ट में सर
हाइड्रोजन पर ध्यान दीजिएगा। अब हाइड्रोजन जो थे वो पहले से बच्चा कितने थे, 2 थे, लेकिन ये जब आपने 4 का इंटू किया ना तो ये 4 दूनी कितने हो गए, 8 हो गए। इसका मतलब सर हाइड्रोजन जो है वो सर लेफ्ट में अब हो गए 8, सर राइट में कितने हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सर राइट में 2 ही है। लो ठीक है, मतलब आपने जो 4 का इंटू किया था वो किसको बैलेंस करने के लिए किया था, ऑक्सीजन को। तो सर लेफ्ट में ऑक्सीजन तो मुझे 4 ही दिख रहे हैं, राइट में भी 4 दिख रहे हैं, तो एक चीज तो मैंने ओके कर ली, लेकिन दिक्कत शुरू हो गई। अब किसको, फिलहाल हम हाइड्रोजन पर ध्यान दे देते हैं या फिर आयरन पर, ये दोनों ही अभी अनबैलेंस है ना, लेकिन मेरे 4 का इंटू करने से दिक्कत किसको गई, हाइड्रोजन को। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हाइड्रोजन को संभाल लेते हैं, तो संभाल लेंगे, सिंपल सा काम है। अब जो काम आपने किया था उसी को दोहराना है। ऑक्सीजन 2 गया बराबर, बेटा अब हाइड्रोजन आपके पास लेफ्ट में कितने हैं, 8, और राइट में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, सर 2 ही हैं, है ना। अब मुझे बताओ 8 को 2 बनाओगे कि या 2 को 8 बनाओगे, सर सिंपल सा लॉजिक है, यहां 4 का इंटू कर दो तो ये क्या बन जाएगा, सर 8 बन जाएगा। अरे वाह सर आप तो बड़े स्मार्ट निकले। अरे तुम हो भैया स्मार्ट, हम थोड़ी, है ना। अरे इंटू तो आपको आता है ना यार, 4 गुणा 2 कर दिया तो 8 आ गया। लो तो अब ये जो 4 गुणा आपने 2 किया है 8 बनाने के लिए, बेटा इसको यहां नहीं लिखना है, हमें बस लिखना है यहां, ताकि हाइड्रोजन लेफ्ट में 8 हो जाए और राइट में 8 हो जाए। तो इसी प्रोसेस को मैंने आगे आपके लिए कर रखा है। क्या कर रखा है, ये कर रखा है कि जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता चला कि 8 जो थे रिएक्ट, यहां भाई साहब जो थे हमारे पास, यार ये पेन फटाफट नहीं आता है, हाँ यहां जो आपके हाइड्रोजन भाई साहब थे वो कितने थे, 8 थे, ये जो लिख दिया मैंने, जबकि राइट में हाइड्रोजन भाई साहब कितने थे, केवल 2 थे। तो इस चक्कर में मैंने क्या कर दिया, फटाफट से यहां गुणा कर दिया था 4 का, तो चीजें बैलेंस हो गई। मैंने कहा ठीक है, अब इक्वेशन को मैंने बैलेंस करने के बाद लिख भी दिया। देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा इधर, अरे भैया तुमको नहीं जाना, तुमको तो बाहर रहना, ये दिख रहा है आपको साफ साफ, करेक्ट। अब फिर से वही काम करेंगे, फिर से हम इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने का मतलब होता है बेटा एग्जामाइन करना कि कितनी चीजें हमारी बैलेंस हो गई हैं और कितनी चीजें बैलेंसिंग के लिए बची हैं। तो मैंने क्या किया, फिर से हम टेबल बनाएंगे। किसकी टेबल, वही रिएक्टेंट्स लेफ्ट में कितने हैं और रिएक्टेंट्स लेफ्ट में कितने और प्रोडक्ट में आपके रिएक्टेंट लेफ्ट में जो है उनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ना, और जो प्रोडक्ट है राइट साइड बैठे हैं उनके अंदर जो एलिमेंट है उनके एटम्स कितने हैं या उनका नंबर कितना है। चलो इतनी बात आपने नोट कर ली, नोट ना की हो तो फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने अब दोबारा से इस इक्वेशन पर ध्यान दिया, मैंने बोला फटाफट से चेक करो कि कौन भाई साहब बैलेंसिंग के लिए बचे हैं और कौन भाई साहब बैलेंसिंग से निपट चुके हैं। तो आयरन पर मैंने ध्यान दिया, आयरन ने बोला मैं अभी भी 1 हूं, राइट में आयरन ने बोला मैं अभी भी कितना हूं, 3 हूं, ठीक। ऑक्सीजन लेफ्ट में बच्चा ऑलरेडी कितने कर चुके थे, हम 4 कर चुके थे, राइट में तो पहले से ही 4 थे, और हाइड्रोजन को तो हम निपटा के अभी आ ही रहे हैं। आपने ये पूरी जो माथा पच्ची की थी अभी 4 से जो इंटू किया था यहां, वो किस लिए किया था, सो दैट हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, हमने वो भी कर दिया, है ना। तो लेफ्ट में आपके हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 8, और राइट में भी कितने होगा बेटा, 8, ये भी हो गया। अब मुझे बताओ ये दोनों तो तुमने निपटा दिए, बचा कौन, आयरन, और आयरन कहता है राइट में मैं 3 हूं, लेफ्ट में 1 हूं, सिंपल सा लॉजिक है, सर 3 का इंटू कर दो, 3 का इंटू कर लीजिए। मैंने कर दिया 3 का इंटू, कहां कर दिया, मैंने लेफ्ट में कर दिया 3 का इंटू, क्योंकि लेफ्ट में 1 था ना, इधर लेफ्ट में 1 था, इसको 3 का इंटू कर देंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने यहां कर दिया 3 का इंटू, और ये इक्वेशन होगी बैलेंस, क्योंकि लेफ्ट में आयरन कितने हो गए, 3, राइट में भी 3, लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 8, राइट में भी 8, लेफ्ट में ऑक्सीजन कितने हैं सर, 4, राइट में भी 4, यानी कि जो जितनी चीजें लेफ्ट में हैं उतनी ही चीजें राइट में भी हैं, जितनी चीजें रिएक्टेंट्स में हैं उतनी ही चीजें प्रोडक्ट में भी हैं, और इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर, जिसको समझने में या चीजों को प्रॉपरली गेन करने में बेटा यदि दिक्कत होती है, आप बिंदास कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम मैं आपको ये बात सजेस्ट भी करूंगा, सबकी लर्निंग जो प्रोसीजर होती है ना बेटा, ये जो लर्निंग पेस होती है, सीखने की जो गति होती है अलग अलग होती है। मुझे जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना आता है, सबके साथ अलग अलग होता है, कोई जल्दी कर लेता है कोई नहीं करता है, तो आप वीडियो को अपने स्पीड में भी देख सकते हैं, है ना। चलो, बट मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप सभी को तरीके से समझा सकूं। एनीवेज, अब जब आपने वो इंटू इंटू कर लिया तो फाइनली हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई, और बैलेंस होने के बाद ये देखो आपके सामने मैंने वो 3 वाला इंटू यहां दिखा दिया कि जो आयरन का इंटू हमने 3 किया था ना, वो मैंने यहां नोट कर दिया कि आयरन में भी भैया कितने का इंटू कर दो, 3 का इंटू कर दो।
लास्ट में जो आपने आयरन का इंटू 3 किया था उस चक्कर में तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, जो मैं आपको बता चुका हूं। एट द एंड आपको यह देखना होता है कि जो मैंने इक्वेशन बैलेंस की है क्या उसको हम और सिंपलेस्ट रेशियो में डिवाइड तो नहीं कर सकते। बेटा सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए एक बारी। जैसे कि कई बार क्या होगा ना, ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे मैथ्स में क्या होता है ना, इस तरफ लिखा है 12x और इस तरफ क्या लिखा है फॉर एग्जांपल 3y। तो आप इसको रेशियो में सिंपल करना तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा करते हो ना 4x इक्वल्स टू y। मतलब यदि पूरी इक्वेशन में कोई चीज कट रही है कि भैया 2 यहां से हट गया, 2 का इंटू यहां से हट गया, 2 सभी में से उड़ा दिया, यानी कि उनको हम सिंपल कर सके, जैसे मैथ्स में करते हो ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। यदि ऐसा हो सकता है तो वो भी एक बार देख लेना जरूरी होता है। अदरवाइज आपकी इक्वेशन भैया बैलेंस हो चुकी है, आप सभी को बधाई हो, आपने इक्वेशन कर ली बैलेंस, आप सीख चुके हो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फिर से रिवाइज करना है तो वीडियो को एक बार जाके दोबारा देखो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब जैसा मैंने आपको बोला था, यदि आपको ये चीज समझ में आई है बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है एक बार फिर से वीडियो को देखिए, नहीं आई है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। और एक छोटा सा टास्क आपको मैं देने वाला हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने वाला हूं कि यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम मेटल को रिएक्ट करवाएं, क्या बोला मैंने, यदि हम सोडियम मेटल को, है ना, सोडियम मेटल को वाटर को रिएक्ट करवाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो हाइड्रोजन गैस, जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, ये आपके सामने बेटा मैंने अब लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिए। मैंने आपको बताया था ना कि सिंबल भी हो सकते हैं लैंग्वेज भी, तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं सिंबल के फॉर्म में भी। यदि हम सोडियम मेटल यानी कि Na को वाटर से रिएक्ट कराएं यानी कि H2O से रिएक्ट कराएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलेगा सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा जब भी आपके पास ये OH आता है ना, समझ जाइएगा हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। यदि मैं Na के साथ बोल रहा हूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, K का मतलब होता है पोटेशियम, OH आ गया तो हाइड्रोक्साइड, है ना, किसी भी चीज के साथ OH तो वो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं उसको। एनीवेज, और साथ में क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। ओके बेटा हमेशा H2 के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको अब आपको बैलेंस करना है, क्यों करना है, क्योंकि सर यहां मुझे सोडियम कितना दिख रहा है 1, सर यहां सोडियम कितना दिख रहा है 1, सर यहाँ हाइड्रोजन कितने सर 2, लेकिन सर यहाँ तो हाइड्रोजन हो गया सर 3, एक इसका और 2 इसका, देखो 1 और 1 2 3 हो गया, बैलेंस करना पड़ेगा ना। ऑक्सीजन सर कितना है, केवल 1 है, यहाँ भी कितना है सर 1, यानी कि लेफ्ट में सर 4 चीजें हैं लेकिन राइट में सर 5 चीजें होंगी, तो बैलेंसिंग जरूरी है। अब ये जिम्मेदारी आपकी, ये एज अ होमवर्क लीजिए, एक बार ट्राई करिए, आपको ये बड़ी आसानी से बन जाना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जब मैं आपको क्वेश्चंस डिलीवर करवाऊंगा, यानी कि आपको सब क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहां मैं आपको ये क्वेश्चन लिखकर दोबारा समझाऊंगा ताकि आपने जिसने भी ये क्वेश्चन किया होगा वो वेरीफाई भी कर लेगा। क्लियर, चलिए। सो आई होप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपके लिए क्लियर हो गई होगी। बेटा अब क्या होता है, नॉर्मली जब आप कोई बैलेंसिंग करते हो या कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हो, जैसे कि अभी आपने यही लिखी थी, तो इसमें लिखा हुआ है सोडियम मेटल, क्या लिखा हुआ है, सोडियम मेटल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन गैस, ये लिखा हुआ है ना। लेकिन आपने जब बोल दिया कि भैया ये हाइड्रोजन गैस है तो वो गैस है, वाटर है तो वो वाटर है, सोडियम मेटल है इसका मतलब वो सॉलिड है। ये हमें बोलने में समझ में आ रहा है कि कोई मेटल है, जैसे कि लोहा एक मेटल होती है, वो सॉलिड होती है, समझ में आता है। लेकिन इक्वेशन में यदि हमें यही चीज बतानी है, कोई केमिकल इक्वेशन में मुझे यही चीज बतानी है कि ये मेटल है, ये वाटर है, ये गैस है, या ये लिक्विड है, या ये एक्वस सॉल्यूशन है, या ये इनका है, कैसे बताएंगे। तो केमिकल इक्वेशन को यदि हमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको हमें और डिटेल्ड बनाना है, तो कुछ स्टेप्स हमें उसके लिए भी फॉलो करने। अरे भैया तुम काहे नहीं मिट रहे। केमिकल इक्वेशन को भी यदि हम और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं, तो उसके भी कुछ तरीके हैं। और वो तरीके क्या है बच्चा, सुनिएगा। जब आप किसी इक्वेशन को लिखते हो, जैसे आपने अभी पिछली इक्वेशन लिखी है ना, कौन सी इक्वेशन थी, मैंने बोला था कि भैया आप ले लो सोडियम मेटल। अब आप भी जानते हैं सोडियम मेटल जो होती है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में होती है ना। तो अब आपको यदि उसको बताना है कि ये सॉलिड है, तो आप क्या करोगे, बाजू में लिख दोगे S। ये यही बता रहा है कि यदि आप S लिखते हो किसी की बाजू में, तो वो बताएगा कि भाई वो चीज सॉलिड है। फिर मैंने बोला इसको रिएक्ट किससे कराना है सर, H2। अब आप जानते हो सर ये क्या है, लिक्विड है, तो मैंने बाजू में क्या लिख दिया, लिक्विड लिख दिया ना, L का मतलब लिक्विड है। फिर सर रिएक्शन के बाद क्या बना सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बन गया सर, ये बन गया हाइड्रोजन गैस। करेक्ट। अब मैं आपको बताने वाला हूं, बस इतनी बात याद रखिए कि ये एक्वस सॉल्यूशन होता है ना। मुद्दा क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में बच्चा याद रखना, ये जो मैंने आपको हाइड्रोजन गैस बताया था ना, इसको आप
दो चीजें जानना भी आपको समझ में आ जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आपने इतना जाना कि सर ये जो सोडियम है क्योंकि वो मेटल है, सॉलिड है, मैंने एस लिखा है सो दैट किसी को पढ़ने में समझ में आ जाए कि आप सॉलिड की बात कर रहे हो। ये जो वाटर है लिक्विड के फॉर्म में बात कर रहे हो तो आपने एल लिख दिया। यदि कोई चीज गैस के फॉर्म में तो आप वहां जी लिख दोगे, लेकिन यदि कोई चीज किसी लिक्विड में घुली हुई है, बेसिकली पानी में घुली हुई है लिक्विड में, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, है ना। जैसे कि आप किसी चीज को पानी में मिला दो उसको हम बोलेंगे कि भाई ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया है। तो उसको यदि मुझे रिप्रेजेंट करना है कि वो चीज पानी में घुली है एक्वस फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आप एक ही लिखती हो शॉर्ट में, जैसे मैंने यहां लिख दिया। क्लियर। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं ताकि आपकी जो केमिकल इक्वेशन है और इंफॉर्मेटिव हो जाए। और क्या कर सकते हैं इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, अब मैंने आपको समझाया था कि कई इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें ना प्रेसिपिटेशन वाला सिस्टम बनता है। क्या होता है भैया, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भैया, प्रेसिपिटेट। आगे चल के आप ना कुछ इक्वेशंस पढ़ोगे, मैं बता देता हूं। जैसे कि इक्वेशन होती है एक Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और इसका हम रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, ये होती है। ठीक है, ये इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद क्या बनाती है, ये Na ना Cl के साथ निकल जाता है, यानी कि ये बनता है 2NaCl, और ये जो बेरियम होता है बेटा ये सोडियम सल्फेट के साथ मिल जाता है। अब होता यूं है कि ये जो NaCl है ये तो भैया नमक है, जानते हैं, तो घुला रहता है पानी में, तो सर ये तो एक्वस सॉल्यूशन की तरीके से हमें दिखेगा, वो तो घुला है ना पानी में या लिक्विड में। लेकिन जो BaSO4 है ये भाई साहब क्या होते हैं ना, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। मुद्दा क्या है, यदि मुझे किसी प्रेसिपिटेट को दिखाना है कि यार ये केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो बच्चा ये आप ना एक एरो बना देंगे नीचे, और वो एरो जो है वो प्रेसिपिटेट को दिखाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, वो एरो नीचे हमें क्या बताता है कि मैं जाके नीचे बैठ चुका हूं, सेटल डाउन हो चुका हूं। जैसे रेत नहीं हो जाती पानी में डालने पर, बैठ चुकी, वो प्रेसिपिटेट को दिखाती है। इंफॉर्मेटिव बनाने के तरीके हैं ये। क्लियर। चलिए, और यदि जो एरो भैया आपने नीचे लगाया है यदि ऊपर निकल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज भगवान को प्यारी हो गई, ना ना भैया, इसका मतलब ये है कि वो उस रिएक्शन में जो गैस बनी है वो बाहर निकल रही, उड़ रही है, निकल रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको जब इक्वेशन बनाई थी ना NaOH और साथ में क्या लिखा था H2, भाई साहब वो H2 जो गैस है इवॉल्व हो रही है, निकल रही है वहां से। आपने भी ये क्या किया था, सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराया था ना, करेक्ट। यूट्यूब पे आपने बेटा बहुत इसकी वीडियो देखे होंगे, सोडियम मेटल को लोग पानी में डालते हैं एकदम बूम 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 जल जाती है ना। वो यूट्यूब कौन सा है, मिस्टर इंडियन हैकर है ना, टाइटेनियम आर्मी, आपने सुना होगा ना नाम। उसमें ये सब करके दिखाया उन्होंने कि सोडियम मेटल को डाला पानी में तो बुक बुक करके जली, तो साथ में ना गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस वहां फॉर्म होती है। वो हाइड्रोजन जब गैस फॉर्म होती है तो उड़ना शुरू करती है। उसको कैसे बताया मैंने, एरो से। करेक्ट, ऊपर एरो गैस निकल रही है, नीचे एरो प्रेसिपिटेट बताता है। ओके, ये बेसिक से कुछ इंफॉर्मेटिव वेज होते हैं सो दैट वी कैन एक्सप्रेस केमिकल इक्वेशन इन अ बेटर मैनर। अब कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होती हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती हैं या स्पेसिफिक प्रेशर पे होती हैं, या उन इक्वेशंस में कैटालिस्ट को यूज करते हैं। अब सुन लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई ये सब क्या बात करना चाहता हूं। देखो मैं आपको ना एक्सप्रेस करके बताता हूं। मान लो मैंने क्या किया, एक केमिकल इक्वेशन लिखी A+B और इसमें बन रहा है C+D, हाँ या ना। जैसे कि एक एग्जांपल भी लिख लेता हूं, मैंने लिया, नहीं इधर से नहीं, मैंने लिखता हूं, मैंने लिया N2, मैंने लिया H2 और ये बना दिया NH3। ये बेटा याद मत रख, अभी मैंने बैलेंसिंग नहीं की इसकी, सिर्फ जनरल लिख रहा हूं, है ना। हैबर मेथड अमोनिया बनाते हैं इसमें। एनीवेज पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि सर जब आप ये इक्वेशन लिख रहे हो तो कुछ इक्वेशंस या कुछ जो रिएक्शंस होती हैं उनमें ना पूरा जो सिस्टम है या पूरी जो वर्किंग है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। जैसे पानी को उबालने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, पानी को बर्फ को गलाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए ना, उस टेम्परेचर पे वो काम होता है। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। अब मुझे वो टेम्परेचर यदि दिखाना है तो मैं ये जो लाइन होती है ना, जो एरो होता है, इसके ऊपर नीचे दिखा सकता हूं। याद रखना, यदि मुझे टेम्परेचर दिखाना है, कोई प्रेशर दिखाना है, किसी कैटलिस्ट की बात करनी है, तो उसको मैं कहां दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया यहाँ टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस, या प्रेशर कितना है 200 ATM। ATM का मतलब होता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपके सराउंडिंग का प्रेशर। मैंने कहा दिखाना लाइन के ऊपर नीचे, बस इतना बताना। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट ऐसे समझो घी की तरह है। जब आप आग में घी डालते हो तो आग और भड़क जाती है। ऐसे ही
केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि उस रिएक्शन को फास्ट कराते। बेटा याद रखना, ये जरूरी नहीं कि फास्ट कराएं, फास्ट भी करा सकते हैं, स्लो भी करा सकते हैं, बस उनके चक्कर में जो चीजें हो रही होती हैं वो अपनी स्पीड बढ़ा सकती हैं या अपनी स्पीड घटा सकती है। मैं एग्जांपल घी वाला इसलिए लेता हूं क्योंकि वो फिट बैठता है। आप आग में घी डालते हो तो वो घी जो होता है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, आग को और भड़का देता है। तो सिमिलरली केमिकल रिएक्शन में कभी कभी कुछ ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं या स्लो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। उस केमिकल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या है ना। तो वो कैटलिस्ट को भी आप कहां लिखेंगे, लाइन के ऊपर या नीचे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ केमिकल इक्वेशन में बेटा हीट निकलती है, हीट निकलती है, या हीट हम देते हैं या हीट हमें मिलती है। मैंने बताया ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यदि मुझे किसी को हीट वाइज बताना है कि हीट निकल रही है या हीट दे रहा हूं, तो उनको हमें क्या करना होता है, उनको भी हमें प्लस या प्लस फॉर्म में लिखना होता है। देखो आप पढ़ भी लो, इवोल्यूशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन रिस्पेक्टिवली, है ना। दैट इज बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। मैं आपको इसके बाद ये बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए क्या होता है ना, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको मुझे तोड़ना है। यदि मैं इसको तोड़ना चाहता हूं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकाल लो, इसको अलग बना लो। पॉइंट क्या है, यदि मुझे तोड़ना है तो आपको नहीं लगता ये कि कोई भी चीज तोड़ने के लिए मुझे हीट देनी पड़ेगी? किसी भी चीज को तोड़ने के लिए मुझे उसमें एनर्जी, उसमें हीट देनी पड़ती है, हाँ या ना। वहीं यदि मैं क्या करूं, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाऊं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाँ या ना। पॉइंट ये नहीं बच्चा कि मैं बता क्या रहा हूं, पॉइंट ये है कि जब कोई रिएक्शंस होती हैं तो कभी आपको हीट देनी पड़ती है, कभी आपको हीट मिल जाती है, कभी आप एंडोथर्मिक की बात करते हो तो कभी एक्सोथर्मिक की। लेकिन पता कैसे चलेगा, तो यदि मैंने कोई इक्वेशन में, मान लीजिए कोई इक्वेशन चल रही है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है A+B और C+D, बाई चांस मैंने यहां लिख दिया प्लस हीट, तो ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब वो पूरी रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट में मुझे हीट निकल रही है, प्रोडक्ट में मुझे हीट मिल गई। कौन सी रिएक्शन हो गई है, आप दे रहे हो कि निकल रही है? सर ये तो मुझे प्रोडक्ट साइड दिख रही है, यानी कि रिजल्ट के बाद दिख रही है, इसका मतलब ये होगी एक्सोथर्मिक, हीट निकल गई, हाँ या ना। और यूजुअली आप यहां हीट को ऐसे भी बताओगे क्योंकि वो निकल जाएगी, रिलीज कर जाएगी, समझ पा रहे हो। और गलती से यदि वो एंडोथर्मिक, मतलब आप उसमें हीट दे रहे हो तो आप रिएक्टेंट साइड दोगे, भैया ले लो पहले, तब तो काम कर पाओगे। तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स जो आपकी रिएक्शन को बताती हैं कि भाई कोई रिएक्शन में सॉलिड कहाँ है या सॉलिड क्या है, लिक्विड है तो उसको कैसे बताओगे, कोई एक गैस है तो उसको कैसे बताओगे, वो गैस निकल रही तो कैसे बताओगे, वो जो चीज बनी है यदि वो घुली हुई है एक्वस फॉर्म में तो कैसे बताएंगे, AQ लिखकर। क्लियर? तो दीज आर दी बेसिक थिंग्स टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन अ प्रॉपर मैनर और इन अ सिस्टमैटिक मैनर। फर्दर आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बात करनी है, तो बच्चों अब हमें आगे बात करनी है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आपकी ये जर्नी आगे बढ़ी, मैंने आपको बता दिया था कि जो चेंज होता है, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, उस केमिकल चेंज को हम नाम देते हैं कि भैया इस चेंज को अब आप केमिकल रिएक्शन बोलना शुरू कर दो। केमिकल रिएक्शन को लिखने की बारी आई तो मैंने बोल दिया इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन लिखने की बात अपनी जगह है, लेकिन जो आप लिख रहे हो वो किसको लिख रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन को। तो जो रिएक्शन है वो कितने तरीके से हो सकती है वो यहां आपको जानना है। सो यहां आप बात करोगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। बेटा याद रखो हम यहां बात करेंगे पहले 5 तक, प्रेसिपिटेशन तक। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को मैं सेपरेटली डील करूंगा, इसलिए क्योंकि वो आपके एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक यदि मैं बात करूं 11th 12th के लिए या इन फर्दर किसी ओलंपियाड के एग्जाम्पल के लिए तब भी वो काम आने वाली है, इसलिए इसको हम प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अलग डील करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम बात करने वाले हैं शुरुआत के 5 लोगों की, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब। तो फटाफट से शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? यार कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ना सिंपल सा मतलब है कि आप ना क्या करने वाले हो, सब 2 लोगों को कंबाइन करने वाले हो। ये जरूरी नहीं है 2 लोग, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन जो भी उनको हम कंबाइन करने वाले। सिंपल सा एग्जांपल है, केक बनाने के लिए आप क्या लेते हो, रिएक्टेंट्स लेते हो, लेफ्ट रिएक्टेंट्स का मतलब वही लेफ्ट वाली आइटम, रॉ प्रोडक्ट। एग लेते हो, बेकिंग सोडा लेते हो, फ्लोर लेते हो, मिल्क लेते हैं, शुगर लेते हो, वेनिला एसेंस है, जो भी फ्लेवर है वो चॉकलेट है वो लेते हो ना। लेकिन एट द एंड हमें प्रोडक्ट कितना मिलता है, केवल एक केक मिला। कुछ ऐसा ही होगा केमिकल रिएक्शन में। कौन सी वाली?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें आप लेफ्ट में यानी कि रिएक्टेंट साइड में अलग अलग एलिमेंट्स आप ले सकते हो, लेकिन जब आप इसका प्रोडक्ट देखते हो तो बच्चा आपको केवल एक ही चीज मिलने वाली, यानी कि एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है। करेक्ट? और इसी को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लैंग्वेज में तो लिखा ही है कि भाई साहब इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट, है ना। ये तो बड़ा फेमस एग्जांपल है, हम कई बार देख चुके हैं। H2O2 भैया हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन है। बच्चा याद रखो ये केमिकल रिएक्शन है और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब किसी केमिकल रिएक्शन को आप पढ़ते हो, जानते हो, देखते हो तो जो लेफ्ट में केमिकल रिएक्शन में आप रिवर्स तो जा नहीं सकते हो, इतना याद हो गया होगा, फिजिकल में जा सकते थे। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट होते हैं इनके स्टेट कई बार अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे कि ये गैस है, ये गैस है, लेकिन ये भाई साहब, अरे यार ये फिर आ गया, जाओ, ये गैस है, ये गैस है, लेकिन ये भाई साहब H2 भाई साहब क्या है, लिक्विड है, यानी कि इनकी स्टेट क्या है, अलग अलग है ना। मैं लिख देता हूं, ये भाई साहब गैस, अरे ये भाई साहब गैस थे, ये भाई साहब गैस थे, पर ये भाई साहब क्या है, लिक्विड है। इंफॉर्मेटिव बना दिया, समझ लो आपको मैंने। मुद्दा क्या है कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, क्यों रिएक्शन है, क्योंकि लेफ्ट में दो लोग हैं, रिएक्टेंट दो लोग हैं, बट जब मुझे प्रोडक्ट मिला तो कोई एक ही आइटम मिला, जस्ट लाइक केक, बेकिंग ऑफ केक, मेकिंग ऑफ केक। करेक्ट? नीचे वाला एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि भाई मैंने नाइट्रोजन गैस ली, उसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराया, हैबर मेथड बेटा, इसको हम हैबर रिएक्शन बोलते हैं, और अमोनिया बना दिया, जो मैंने अभी आपको पिछले भी बताया था। दिस इज कॉल्ड हैबर रिएक्शन, हैबर मेथड होती है। अब इस पूरी प्रोसेस में नाइट्रोजन अलग था, हाइड्रोजन अलग है, और लेफ्ट में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं या जो रॉ मटेरियल सर दो लोग हैं, पर राइट में वो कंबाइन होकर सर एक प्रोडक्ट बना दिए, तो इसका मतलब दो लोग मिलकर कॉम्बिनेशन के साथ एक नया प्रोडक्ट बना दिया ना, तो दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस और नो? क्लियर? नेक्स्ट इसी काम करेंगे उल्टा। भाई अभी आप जोड़ रहे थे, अब आपको तोड़ना है ना। जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, चीजों को तोड़ेंगे, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज वर्ड आ रहा है ना बच्चा, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज का मतलब होता है चीजों को तोड़ देना। आपको वो जो मैंने बताया ना छोटे बच्चों के लिए पजल वाले गेम्स आते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पजल को तोड़ दिया और बच्चों को बोलते हैं बेटा आप इसको कंबाइन करो, जोड़ो। जोड़ने का मतलब कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन का मतलब आपको तोड़ना है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट मींस चीजों को हम डिकम्पोज यानी कि तोड़ने का प्रयास करेंगे। ये वर्डिंग बहुत सारी चीजें बट आपकी वर्डिंग सी बता देते हैं, डिकम्पोज। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट, हमारा ना जब ग्रेजुएशन नहीं, हाँ ग्रेजुएशन में हमारा ना एक प्रोजेक्ट था डिकम्पोजिशन पर बेस्ड, वहाँ हम डिकम्पोजिशन को ही वो करते थे, एग्जामाइन करते थे कि डिकम्पोजिशन में किस तरीके से हम, क्या होता है ना जब केमिकल रिएक्शन आप करते हो ना, पढ़ते हो, तो कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कार्बन रिलीज वगैरह हो रहा होता है, तो मैं उस पर हमारा एक प्रोजेक्ट था कि वो डिकम्पोजिशन के बाद कार्बन का परसेंटेज कितना निकल रहा है, ये सब था। एनीवेज, सो अब आपको तोड़ना है, और तोड़ने का मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन करनी, हाँ या ना। अब उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट में आपको मिलेगी एक चीज, यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है वो केवल एक ही मेंबर होने वाला है, जैसे कि यहां आपका मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, Hg का मतलब होता है बच्चा मर्क्यूरी, पारा, जो आपने देखा होगा ना थर्मामीटर में व्हाइट कलर का होता है मर्क्यूरी, उसका ऑक्साइड है। जब मैंने उसको राइट साइड में लेकर आया, यानी कि उसको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो टूट गया। अब यार एक सिंपल सी बात सोचो, कोई भी चीज अपने आप टूटेगी कि उसको किसी कंडीशन में तोड़ा होगा, अपने आप कुछ नहीं टूटता। तुमको भी कभी जब जीवन में चोट लगेगी किसी भी लेवल पे, बेटा वो अपने आप नहीं लगती, किसी कारण से घटना होती है, कोई कारण होता है जिसकी वजह से आप टूट जाते हो। अब यहां मैं टूटना फिजिकली भी बात कर रहा हूं, मेंटली भी बात कर रहा हूं, हाँ कि ना, हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। तो सेम यहां भी होता है, जब आप इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को ब्रेक करके मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में अलग अलग कन्वर्ट कर रहे हो, यानी कि डिकम्पोज कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो बेटा ये अपने आप नहीं है, आपने यहां कुछ क्या दी हुई है, एनर्जी दी हुई है। इसको तोड़ने के लिए मुझे ना एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे दम लगाना पड़ेगा ना, हाँ या ना। तो जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है बेटा, तो उसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और उसे फिर हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि डिकम्पोजिशन को भी हम कितने तरीके से कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा अभी। नॉर्मली 3 तरीके होते हैं। एनीवेज, पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, पहले पढ़ भी लो। इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट, जो आपको दिख रहा है, ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, हाँ कि ना। अब यहां देखो एक और एग्जांपल है, जिंक जो
Zn होता है ना, Zn भी बोलते हो ना आप लोग शायद इसको, जिंक कार्बोनेट। इसको जब मैं हीट दूंगा यानी कि तोड़ूंगा तो ये जो पर्पल वाला यानी कि जो जिंक है ऑक्सीजन के साथ जिंक ऑक्साइड बना के अलग निकल लिया और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल लिया। अभी जो टूटने का सिस्टम है अपने आप नहीं हुआ, आपने वहां कुछ हीट दी है, कुछ एनर्जी दी। वेयर एज Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, अब बेटा मैंने एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को तोड़ना चाहा तो मुझे यहां भी क्या देनी पड़ी, ईट बोल दिया मैंने बेटा, है ना, देख रहे हो आप स्लिप ऑफ टंग, ये ईट नहीं है, ये क्या है, हीट है। हालांकि ईंट देंगे भी बेटा, ईंट को भी देखे मैं तोड़ तो सकते ही ना, भले ही वो केमिकल रिएक्शन ना टूटे, किसी का माथा टूट जाए, पर तोड़ने के काम तो ईंट भी आ सकती है। सोचो सिमिलर हो गया। एनीवेज, तो अब आपने यहाँ हीट दी तो एल्यूमिनियम अलग, ऑक्सीजन का भाई साहब अलग निकल आए। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने वहां क्या दी है, एनर्जी दी है, हीट दी है। तो जब मुझे डीकंपोजिशन रिएक्शन करनी होगी तो मुझे एनर्जी यानी कि हीट देनी होगी, और ये हीट देने के मेरे पास 3 तरीके होते हैं यूजुअली। पहला होता है बच्चा थर्मल डीकंपोजिशन। थर्म का मतलब अभी मैंने बताया था ना, हीट, यानी कि यदि मैं किसी भी चीज को तोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल कर लूं, हीट। जैसे किसी चीज को जलाना है, गर्म करना है, तोड़ना है, इसको मैं हीट दूं, नीचे आग लगा दूं, तो ये थोड़ी देर में गल के टूट जाएगा ना। एक तो तरीका होता है हीट के फॉर्म में, एक तरीका होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या है, वहां आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। जैसे कि ना आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, नमक बोल रहा हूं, हाँ नमक ही, शक्कर नहीं, नमक को पानी में घोलना और एक सेल लेना थोड़ा सा पावर वाला, और उसको ना डाल देना। मैंने क्या बोला, नमक पानी में घोलिएगा, उसका सॉल्यूशन बनाइएगा, एक्वा सॉल्यूशन बनाइएगा, और उसमें एक सेल डाल देना। जो बेटा नया सेल ला के डालना है ना, पुराना वो जो घर में घड़ी में बंद हो वो मत डालना, आप वो सेल ला के डाल देना। थोड़ी देर में ना आप देखोगे लेफ्ट साइड में ना बबलिंग होने लगी और राइट साइड में भी बबलिंग होने लगी, यानी कि जो उसका प्लस वाला एंड होता है और जो माइनस वाला एंड होता है वहां से बबलिंग आपको देखने को मिलेगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां प्रोसेस होना शुरू हो चुकी, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होना शुरू हो चुकी, यानी कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस सेल में भी बेटा थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पावर होता है ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहां आपको पावर मिलती। अब इतनी चीजें भी आपको शायद समझ में ना आ रही हो, बट ठीक है, बेसिकली इतना तो जानते हैं ना, सेल हम काय के लिए इस्तेमाल करते हैं, पावर के लिए ना। तो जब मैं वहां पावर के लिए सेल डाल दूंगा तो वहां इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चीजें तोड़ सकता हूं मैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलाइट, उसको ना इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। एनीवेज, थर्ड तरीका होता है बेटा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि बेस फोटोलिटिक का मतलब होता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बेटा इसमें आप क्या करते हो ना, लाइट, फोटो वर्ड जो है ना, ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा या देखा होगा, जो आपके सोलर पैनल होते हैं ना, उसमें होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, वो जो लाइट होती है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए वहां बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एनीवेज, आपके सब्जेक्ट पर ही मैं बात करता हूं फिलहाल के लिए, है ना। तो अच्छा, पीला करी था। तो ये जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका मतलब यहां तुम लाइट का इस्तेमाल करके डिकम्पोजिशन करने वाले हो, करेक्ट। चलो फटाफट से इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपके सामने रिएक्टेंट है उसको तोड़ना है, डिकम्पोज करना है। लेट हमने कंसीडर किया कौन सा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट का आपने एग्जांपल लिया जिसको आपको तोड़ना है, वहां आपको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ी, हीट देनी पड़ी, और जो हीट है वो प्रॉपरली हीट है, थर्मल है, हाँ या ना। तो ये भाई साहब टूट गए कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में और कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में, हाँ कि ना। आपने ये रिएक्शन देखी भी होगी, चूने के साथ ये अक्सर आपको देखने को मिल भी जाएगी। क्विक लाइन बना लेते हैं हम यहाँ। एनीवेज, अभी मैं उस पर डिटेलिंग नहीं करने वाला हूं। तो द पॉइंट इज कि जब आपने इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दी, यानी कि बेसिकली आपने इसको तोड़ना चाहा, तो डिकम्पोजिशन के बाद आपको 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिल गए, है ना। एक तो आपको जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो क्विक लाइम भी हम इसको बोलते हैं, ये मिल गया, और साथ में आपको कौन सी गैस मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस मिल गई। बेटा ये पोटेशियम क्लोरेट, ये आपको जानते हैं क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट? आपने वो जो माचिस देखी होगी ना, मेरे पास माचिस नहीं, जो बताता, माचिस के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है वो कीड़ी बोल रहा हूँ, तीली, और एक हिस्सा होता है माचिस का वो डब्बा जिसके ऊपर तुम घिसते हो। तो जो तीली होती है ना, उसके ऊपर वो रेड कलर का जो मटेरियल है ना, बेसिकली उसमें होता है पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर। अब मुझे उसको जलाना है, तोड़ना है, जलाने का मतलब तोड़ना है, तो मैं क्या करता हूं, घिसता हूं किस पर। अब ध्यान सुनना, वो जो पोटेशियम क्लोराइड है उसको मैं तोड़ रहा हूं। पोटेशियम जो क्लोराइड आपने तीली के ऊपर रेड कलर की जो ऊपर कैसा तीली का जो हेड होता है उसके ऊपर होता है, अब मुझे उसको यूज करना है।
है ना, तो उसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, उस माचिस का जो डिब्बा है ना उसके ऊपर मैं रब करता हूँ, फ्रिक्शन पैदा करता हूँ। फ्रिक्शन से मुझे मिल जाती है हीट, हीट के चक्कर में भाई साहब टूट जाते हैं। हालांकि उसमें आपका जो माचिस की जो डिब्बी होती है ना जिस पर आप घिसते हो, वहां ना रेड फास्फोरस होता है, वो हेल्प करता है। वो रेड फास्फोरस पहले व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा ना शॉट बना के रखा हुआ, आप देखिएगा जरूर। एनीवेज, तो यदि आप पोटेशियम क्लोरेट को तोड़ते हो तो वो चीज बन जाती है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के फॉर्म में गैस बाहर निकल जाती है। क्या ये भी हमारे लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? हाँ, क्योंकि सर यहां भी आप चीजों को ब्रेक कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट थर्मल रिएक्शन के बाद हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर सकते हैं, जिसमें आप तोड़ने का काम किसके थ्रू कर सकते हो? इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू कर सकते हो। उसका नाम ही इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि जो ब्रेकिंग वाला सिस्टम है, यानी कि डिकम्पोजिशन वाला सिस्टम है, वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं। हाँ कि ना? एग्जाम्पल के लिए HCl आपने एसिड लिया, उसमें आपने बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करा दी, तो आपके लिए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन ये आइटम अलग अलग हो गए। क्या ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? हाँ, बिकॉज राइट में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो दो हैं, जबकि लेफ्ट में जो रिएक्टेंट है वो केवल एक है, यानी कि एक चीज से आप दो बना रहे हो, डिकम्पोज तोड़ रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि आप नमक को पानी में घोलिएगा और सेल डालिएगा, आपको देखने मिलेगा वो प्रोसेस। क्लियर? अब यहां मैं कर नहीं सकता ना, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता। क्लियर? चलो, क्या और कोई तरीका है? हाँ सर, एक और तरीका था, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि मैं यहां किसके इस्तेमाल करने वाला हूं? लाइट का। बेटा इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने नोटिस किया होगा जो आपकी कौन सी बॉटल्स होती हैं, दवाई होती है ना, दवाइयों की बॉटल्स आपने देखा होगा ब्राउन कलर की होती हैं। मैक्सिमम दवाइयों की जो बॉटल्स होंगी वो ब्राउन कलर की मिलेंगी, और उसमें लिखा रहता है कीप इट इन अ कूल प्लेस, या उसमें एक चीज और लिखी होती है, क्या लिखी होती है? कीप इट इन अ कूल डार्क प्लेस, अवॉइड फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम द लाइट, ऐसा कुछ लिखा होता है ना, सनलाइट। क्यों लिखा होता है? क्योंकि यदि उन दवाइयों में जो भी बेसिकली उन दवाइयों का एक कंपोजिशन है, दवाइयों का एक कंपोजिशन है, बेसिकली है तो वो भी केमिस्ट्री ना, कंपोजिशन है। अब यदि उस पर लाइट पड़ गई तो बेटा गलती से यदि वहां लाइट पहुंच गई और फोटोलिटिक आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहां करवा दी, तो जो कंपोजिशन, जिस कंपोजिशन में तुम्हारी दवा मौजूद थी वो टूट जाएगा। अब जब टूट जाएगा तो वो दवा काम की नहीं रहेगी। आपको दवा दी ही इस वजह से गई थी क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन था जो आपकी बॉडी में जरूरत था उसका। अब आपने उसको तोड़ दिया तो बच्चा फिर वो इस्तेमाल के लायक नहीं रह पाती। इसलिए वहां लिखा होता है कि इसको डार्क प्लेस में रखें, या सनलाइट से दूर रहें, या फिर इसको रूम टेम्परेचर या कम टेम्परेचर पे रखें, बोला जाता है ना। तो यदि हम लाइट के थ्रू, जैसे कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेटा ये क्लीनिंग वगैरह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आपको ये हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, यदि मैं इसको लाइट प्रोवाइड कर दूं, इसको भी बेटा इसकी आप ना हार्डवेयर पे या केमिकल शॉप्स पे ये मिल जाएगा, इसकी भी बॉटल ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। इसको यदि हम लाइट प्रोवाइड करें तो ये हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है ना, इसको जो हम बोलते हैं, इसमें सिस्टम अलग होता है, वाटर अलग और ऑक्सीजन गैस अलग निकल देती। क्यों? क्योंकि वहां लाइट वहां पहुंच चुकी। हाँ कि ना? चलो, सो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर यू। थर्ड नंबर पे आती बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट कौन सी थी? कॉम्बिनेशन। सेकंड कौन सी थी? डिकम्पोजिशन। थर्ड नंबर पे आती डिस्प्लेसमेंट। यार डिस्प्लेसमेंट का ना सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊं। आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे समझ लो कि आपकी दोस्ती किसी से थी, एक लड़का था, फॉर एग्जाम्पल आपकी दोस्ती एक लड़की से थी। अब बढ़िया सी दोस्ती है आप लोगों की। अब हुआ यूं, एक नया बंदा आया आपकी क्लास में, और वो नया बंदा आपसे पढ़ने में अच्छा है, आपसे दिखने में अच्छा है ना, बॉडी भी अच्छी है, अट्रैक्टिव है। तो अब उस बंदे ने आपको मारी लात और उस लड़की से कर ली दोस्ती। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं डिकम्पोजिशन बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट? हाँ, रिलेट कर पा रहे हो? यस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिकॉज उस लड़के ने आपको डिस्प्लेस कर दिया, आपको भगा दिया। तो सेम यहां होता है केमिकल रिएक्शंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सामने आपकी रिएक्शन है, जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन दी है, तो बेटा ये जिंक क्या करता है, कॉपर को मारता है लात, इसको भगा देता है, इसको भगा दिया। तो क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को मारी लात और खुद जिंक किसके साथ बैठ गया, सल्फेट के साथ बैठ गया। ऐसे समझ लो कि ये सल्फेट हमारे लिए लड़की की तरह है और ये भाई साहब एक लड़के की तरह, ये लड़का नंबर, सॉरी ये गर्ल लिख देता हूं, और ये लड़का नंबर 2 हो गया, और ये था लड़का नंबर 1 जिसकी पहले दोस्ती थी इस लड़की के साथ। अब आपका दिमाग ये पूछना चाहिए, ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर
ये कैसे डिसाइड किया कि जिंक ही इसको लात मारेगा? ये कैसे डिसाइड हुआ? तो बेटा ये डिसाइड मैंने अभी आपको बताया ना कि वो लड़का देखने में अच्छा है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, यानी कि वो बेटर है। केमिस्ट्री में बेटर का मतलब होता है मोर रिएक्टिव, यानी कि ज्यादा क्रियाशील, ज्यादा रिएक्टिव कौन है। अब ये आपको ना याद रखना होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्यूरिंग योर स्टडीज जब आप धीरे धीरे 11th में भी पढ़ते हो, आगे भी पढ़ते हो, तो ये ऑटोमेटिक याद भी हो जाता है। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको बता देता हूं कि जिंक ने कॉपर को इसलिए धक्का दिया, खिसकाया, क्योंकि जिंक थोड़ा सा ज्यादा बाहुबली टाइप का आदमी था, ज्यादा पावरफुल था, तो उसने कॉपर को हटा दिया। इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब इसकी एक छोटी सी टेबल होती है जिसको आप याद रख सकते हो, देख सकते हो। ये नीचे से ऊपर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, यानी कि यदि आपको सबसे ऊपर में दिखाऊं तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव है, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम है ना, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, ये सब दिया है। अब ध्यान से देखिए आप, अरे यार ये पेन बड़ा लुक आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको यही बता देता हूं, कहां है हमारा जिंक? भाई जिंक जिंक, ये है हमारा जिंक। और कहां है हमारा कॉपर? तो ये है भाई हमारा कॉपर। बताइए कौन है ज्यादा बाहुबली, कौन है ऊपर बैठा? जिंक ना। तो जिंक ने कॉपर को मार दी लात। कर सकता था क्योंकि वो बलशाली था, ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा थी, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव था। क्लियर? तो ये सीक्वेंस होता है जिससे हमें पता लगता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट में किस तरीके से काम होने वाला। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको समझाया बेटा, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट था वो एक ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यानी कि इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें केवल जो जिंक था वो किसको भगा रहा था? कॉपर को भगाया, और कॉपर को उसने साइड में अलग कर दिया। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस है वो केवल एक ही साइड से हुई है और एक ही प्रकार से हुई है कि जिंक आया, कॉपर को हटाया, कॉपर निकल लिया और जिंक कॉपर की जगह पर बैठ गया। लेकिन एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है कि भाई अब ये जो एक्सचेंज हुआ है, मतलब ऐसा नहीं होगा। इसको ना एग्जाम्पल से यदि मैं रिलेट करवाना चाहूं तो ये एग्जाम्पल आप रेलवे में समझ लो। जो हमारी वो होती, क्या बोलते हैं, सीट्स होती ना कई बारी। मान लो आप S3 में बैठे हो, आपकी फैमिली कहां बैठी हुई है? S3 में नहीं, S5 में। वहीं एक बंदा, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आप बैठे हो S3 में, फैमिली है S5 में। वहीं एक बंदे के साथ उल्टा है, उसकी फैमिली कहां है? S3 में, और वो कहां बैठा है? S5 में। तो कहीं ना कहीं आप एक काम कर सकते हो ना, आप दोनों मिलके एक दूसरे की सीट को एक्सचेंज कर सकते हो, बोल सकते हो भाई तू मेरी जगह आ जा, मैं तुम्हारी जगह आ जाऊंगा। ये हो सकता है ना। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो लोग आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। जबकि पिछले में ऐसा नहीं था। पिछले में क्या था? पिछले में जिंक ने कॉपर को लात मारी, उसको भगा दिया, उसको कोई जगह नहीं दी। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार हम आपकी जगह, आप हमारी जगह, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो म्यूचुअली होगा। कुछ ऐसा ही होता है जब हम सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। सोडियम सल्फेट बेटा ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। जब इसको हम आपस में रिलेट कराते हैं तो NaCl और बेरियम सल्फेट बन गया। अब मुद्दा ये है कि क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जब मैंने इसको ध्यान से देखा तो आई विल रियलाइज, मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि सर देखो आप, क्या हुआ, सोडियम जो था वो क्लोरीन के साथ चला गया। ये देखो आप, सोडियम ने किसके साथ दोस्ती बना ली? क्लोरीन के साथ, दिख रहा है आपको। जबकि बेरियम ने किसके साथ दोस्ती बना ली? सल्फेट के साथ, यानी कि म्यूचुअली उन्होंने अपनी सीट बदल ली ना। तो मेरी जगह, मैं तुम्हारी जगह। क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूं? हाँ। क्या ये डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली आपस में हो रहा है? हाँ। दैट्स व्हाई इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल होता, एक ही व्यक्ति से होता, एक ही एलिमेंट से होता, हम उसको नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेट बोलते हैं। बट सर यहां म्यूचुअली हो रहा है। सोडियम ने बोला Cl के साथ मैं बैठता हूं, और बेरियम को बोल दिया तुम एक काम करो, सल्फेट के साथ आके एडजस्ट कर लो, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो थ्योरी भी एक बार देख लेते हैं, है ना। थ्योरी क्या कहती है? द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय other atoms or group of atoms. In a double displacement reaction, the ions of two compounds exchange places in an aqueous solution to form the new compounds. Basically aqueous solution के थ्रू हम करते हैं, but the point is, आप ये बात तो समझ गए ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट का सेंस क्या है। थ्योरी तो बच्चा आपको वैसे भी याद रखनी पड़ेगी, वो अपनी जगह है, बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फर्दर मूव करते हैं। फर्दर मैंने बोला कौन सी रिएक्शन है, तो अब आई हमारी कौन सी रिएक्शन? एक होती बच्चा एक्सोथर्मिक और एक होती एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक चाहे एंडोथर्मिक, वहां थर्म वर्ड आ रहा है, और थर्म का मतलब हीट की बात तो होगी ही।
तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या कहती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का बेसिक डिफरेंस होता है। एंडो में आप हीट को एज अ इनपुट डालते हो और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। जैसे कि मैंने आपको वो कोल वाला, इसमें कोल वाला एग्जांपल नहीं, इसमें मीथेन गैस वाला एग्जांपल है। बेटा ये मीथेन गैस होती है, जो हमारी मीथेन गैस ना, बायोगैस देखी है आपने, बायोगैस बहुत सारे बच्चों को देखने नहीं मिला होगा, बट बायोगैस प्लांट्स होते हैं, वहाँ मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है ना। वो फ्लेमेबल होती है, जल जाती है। आपकी जो एलपीजीज होती है, सिलेंडर गैस होती है, इसमें ब्यूटेन होती है ना, थोड़ा बहुत अमाउंट मीथेन का भी होता है, एक स्मेल होती है इसकी अच्छी खासी। एनीवेज, तो यदि मुझे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करनी है, तो एक्सोथर्मिक का मतलब है उस रिएक्शन में हीट ना रिलीज हो रही है, रिसीव हो रही है, जिसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट भी कर दिया। याद करो, अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन को यदि हमें इंफॉर्मेटिव बनाना है तो प्लस हीट लेफ्ट में या राइट में लिख सकते हैं। यदि मैं उस तरफ लिखता तो समझ जाते कि हीट दी गई है, और यदि मैंने राइट साइड लिखा इसका मतलब हीट मुझे रिसीव हुई है ना, रिलीज हुई है। सो इन केस ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन, ये जो मीथेन गैस है, जब मैंने इसको कंबशन किया, कंबशन का मतलब बेटा किसी भी चीज को जलाने के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हर चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है। हमारे जब डाइजेशन के हम पढ़ते हैं, डाइजेशन हम पढ़ाते हैं, तो डाइजेशन में भी जो प्रोसेस होती है, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, प्रोसेस होती है डाइजेशन में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। उस प्रोसेस में ना आप ग्लूकोज को जलाते हो, यानी कि पचाते हो, यानी कि डाइजेस्ट करते हो, तो वहां भी ऑक्सीजन लगता है। एनीवेज, तो जब मैंने मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराया, यानी कि उसका कंबशन कराया, तो भाई साहब आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, थोड़े आपको वाटर पार्टिकल्स भी मिल गए, लेकिन साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली वो थी रिलीज ऑफ लॉट्स ऑफ हीट। अब क्योंकि हीट का रिलीज हुआ तो आपने इसको रिएक्शन को बोल दिया एक्सोथर्मिक। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। वेयर एज यदि मैं बोलूं एंडोथर्मिक, तो सर एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि आपको हीट यहां देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी ये रिएक्शन, आपको हीट को वहां देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये क्या मैं इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोल सकता हूं। आपको लेफ्ट में यानी कि रिएक्टेंट में एक ही चीज दिख रही है, कैल्शियम कार्बोनेट, वेयर एज इन द प्रोडक्ट साइड, राइट साइड में दो चीजें दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं एक चीज टूट कर दो हिस्सों में बट गई ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अपने आप तो हुआ नहीं होगा, आपने वहां क्या दी होगी? हीट दी होगी। अब क्योंकि आपने वहां हीट दी है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिकम्पोजिशन तो है ही, बट कौन सी वाली हो गई है? हीट वाली। अब क्योंकि आपने हीट दी है तो आपने पैरेलली इसको क्या बोल दिया? इट इज अ एंडोथर्मिक। एंडो, अंडो, अंदर, देखो मैंने क्या बोला? एंडो, अंदर, ऐसे याद रख सकते हैं, एंडो, इंडो, अंदर, एक चीज से याद रखते हैं, यानी कि आप अंदर हीट दे रहे हो उस प्रोसेस में। क्लियर? नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेसिपिटेट का सिंपल लॉजिक ये है कि जैसे आप रेत को पानी में डालते हो तो वो रेत होती है, वो पानी में घुल नहीं पाती, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। सर ऑब्वियस सी बात है ना, यदि घुल जाती तो आप सॉल्युबल बोलते हैं, जैसे कि नमक घुल जाता है उसको हम सॉल्युबल बोलते हैं, बट पानी में रेत नहीं घुल रही, यानी कि रेत तो इनसॉल्युबल है, तो वो रेत क्या करेगी? अब घुल नहीं रही तो बेटा वो सेटल डाउन होकर मोए मोह हो जाएगा, यानी कि बैठ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको किसी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आप किसी से घुल मिल नहीं पा रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो? कोना पकड़ के बैठ जाते हो। तो ऐसे ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम क्या करेंगे? एक एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, इनको मिलाएंगे। एक एक्वस सॉल्यूशन यानी कि घुला हुआ आइटम, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन घुला हुआ आइटम, इसको मैंने मिलाया। जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने मिलाया, मिलने के बाद ये लोग आपस में कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। पेन होता तो मैं एक चीज और बताता आपको। मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है एक एक्वस सॉल्यूशन, ये है दूसरा, इनको मैंने मिलाया। जब ये लोग मिले है ना, आपस में इन्होंने ब्लेंड किया, मिला, तो बेटा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के मिलने से क्या होता है? एक नया आइटम बाहर आता है, और वो जो नया आइटम बाहर आता है कई बारी वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। इनसॉल्युबल का मतलब वो घुल नहीं पा रहा है। अब वो जब वो घुल नहीं पा रहा है तो बेटा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो प्रेसिपिटेट बना लेता है, और उस रिएक्शन को आप बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है, सिल्वर और नाइट्रेट। ये बेटा सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि पहले से एक सॉल्यूशन है ना। इट्स लाइक मैं आपको ऐसे बना दूं कि भाई ये एक एक्वा सॉल्यूशन है किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। फिर दूसरा एक्वा सॉल्यूशन किसका बेटा? NaCl का, है ना। ये लोग हैं, ये लोग हैं। अब मैंने इनको आपस में मिला दिया। अब जैसे ही मैंने मिलाया तो
सिचुएशन क्या होगी जब मैं इसको मिला दूंगा, एक साथ बड़ा बता देता हूं। तो बेटा एक तो आपको ना सॉल्यूशन दिखेगा किसका, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का, बट नीचे 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 का मतलब यहां ना, अरे यार कलर चेंज कर लेते हैं, नीचे का मतलब बेटा यहां नीचे आपको ना प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल चीज वहां देखने को मिलेगी। वो प्रेसिपिटेट होता है जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। ये जो है ना, ये क्या है बेसिकली, AgCl सिल्वर क्लोराइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में, ऐसे लिखा मतलब सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ चुका है और उसी चीज को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। अब क्योंकि ये प्रेसिपिटेट यहां बन रहा है, दैट इज वाई आपने इस रिएक्शन को क्या बोल दिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो फटाफट से एक बार रीड आउट कर लीजिए। अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू सॉल्युबल सॉल्ट, ये देखो टू सॉल्युबल सॉल्ट रिएक्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। इन्होंने पहले एक्वस सॉल्यूशन बनाए, सॉल्युबल अपने आप को रखा, फिर इन्होंने फॉर्म कर लिया, इन्होंने आपस में रिएक्शन की और रिएक्शन के बाद उन्होंने एक ऐसी चीज फॉर्म कर ली जो कि इनसॉल्युबल थी और उसी को तुमने क्या बोल दिया, प्रेसिपिटेट। और इस पूरी रिएक्शन को तुमने बोल दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हालांकि एक और एग्जांपल यहां दिया हुआ है, नहीं अच्छा वही दिया हुआ है, ठीक है। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सर क्या होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में कितने टाइप। बेटा इसके बाद मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पर मैं आपको उसको समझाऊंगा अगले हिस्से में, अगले सेशन में, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था ना, हर एक चीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका ना एक इंपॉर्टेंस होती है, उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जैसे मैंने आपको बैलेंसिंग से पहले पॉज क्यों करवाया था, क्योंकि बैलेंसिंग आपके सिलेबस का हिस्सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसी अब मैं आपको इसलिए पॉज करा रहा हूं क्योंकि फ्रेश माइंड इसके लिए चाहिए। तो फटाफट से जितना हिस्सा आप पढ़ चुके हो उसको पहले देख लो, रिवाइज कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नेक्स्ट हिस्से में जब हम मिलेंगे तो वहां मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है ये हमारे नेचर में इंपैक्ट कैसे डाल रहा है, यानी कि कैसे कोरोजन और रेंसिडिटी होती है और कैसे उससे हम बच भी सकते हैं। तब तक हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और शिक्षाशास्त्र के वीडियोस को देखते रहना है। जिनको नहीं देखा, जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखाना है, तो फटाफट इसको शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं, अब अगले हिस्से मिलेंगे, तब तक अच्छा अपना खुद का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।